हेलो दोस्तों। बुक वैल्यू की अपनी इस सीरीज़ के थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने बुक वैल्यू पर बेसिक जानकारी देखी। आज हम लोग इस वाली क्लास में बेसिकली इक्विटी डाइल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा कि कोई कंपनी नया राइट्स इशू ला रही है या नए शेयर्स इशू कर रही है या QIP ला रही है। तो जो नए शेयर्स कंपनी इशू करती है, उस नए शेयर को इशू करने पर हम बोलते हैं कि कंपनी ने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है। क्यों किया है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि उस कंपनी के 4 शेयर थे पहले। अब मान लीजिए कंपनी उसी 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 के आगे मान लीजिए कि 4 की जगह उसमें 8 कर देती है, 4 शेयर और इशू कर देती है। तो अब जो पिज़्ज़ा का साइज़ है इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए कम हो गया। पहले यही एक शेयर जो बंदे के पास था, किसी के पास, वो 25% को डिनोट करता था। अब अगर आपके पास वही वाला शेयर है तो वो 12.5% को डिनोट करेगा। तो इक्विटी जब कोई कंपनी डाइल्यूट करती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का नुकसान होता है। इसीलिए, और कितना होता है, क्वांटिटेटिवली कैसे होता है, उसको हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं, इन सारी बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और इक्विटी डाइल्यूशन को थोड़ा मैथ्स की मदद से भी समझेंगे, थोड़ा इसका मैथ्स वाला पार्ट भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू, सबसे पहले डेफिनेशन। प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या है? प्राइस किसका? शेयर का। करेंट मार्केट प्राइस किसी शेयर का, कंपनी का, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर को बुक वैल्यू भी बोल देते हैं। तो ये हमारा, इससे हमारा PB रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो निकल के हमारा आता है। दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी सिंपल है, नेट इनकम यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई कंपनी किसी क्वार्टर में या एनुअली कितना पैट कमाती है और उसकी डिवाइड बाय इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड, उससे हम भाग दे देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बन के निकल आता है। तो हमने देख लिया कि PB रेशियो क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। चलिए सीधे हम एग्जाम्पल पे आते हैं, इक्विटी डाइल्यूशन पे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वेरी सिमिलर टू टेकिंग द लोन और बोरोइंग्स। यस, हमारा आज का डिस्कशन ये है कि कोई कंपनी अगर इक्विटी डाइल्यूट करती है तो क्या वो लोन लेने की तरह है या वो लोन लेने से एक अलग एक्टिविटी है। तो देखिए, किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है वो दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से फाइनेंस कर सकती है अपनी एक्टिविटीज़ को। या तो वो लोन या डेट ले ले बैंक से, और लोन लेने के बाद वो कंपनी उस पर इंटरेस्ट देगी और कैपिटल भी वापस करेगी। और या फिर वो कंपनी अपने इक्विटी को डाइल्यूट करके इक्विटी फाइनेंसिंग कर ले। तो ये दोनों ही चीज़ें वो कर सकती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? लोन जब तक वो कंपनी वापस नहीं करती है तब तक उस पर उसको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन इक्विटी में क्या है कि इसमें ब्याज परपेचुटी पे देना पड़ता है। जब तक वो शेयर्स इशू रहेंगे कंपनी को, एटर्निटी तक, परपेचुटी तक उस इक्विटी पर, जैसे लोन पे इंटरेस्ट दे रहे थे वैसे उस पर इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। कितना देते रहना पड़ेगा वही हम लोग इस वीडियो में आज समझेंगे। द बेस्ट वे टू थिंक ऑफ एनी एडिशनल स्टॉक ऑफरिंग, कोई कंपनी जो एडिशनल अपने स्टॉक्स को छाप के बेचती है और इशूइंग फ्रेश शेयर्स, इज टू टेक इट लाइक द कंपनी इज टेकिंग आउट अ लोन ऑन विच इंटरेस्ट रेट इज़ फॉर परपेचुइटी, वही जो मैंने बात कही, और फॉर एवर। तो जैसे सेंट्रल बैंक्स, RBI और फेड वगैरह नोट छाप के इकोनॉमी में नोट बांट देते हैं, डॉलर बांट देते हैं, वैसे ही कंपनी के पास ये पावर होती है कि कंपनी अपने नए शेयर्स को इशू करके बांट दे, छाप दे, बेच दे और उसके बदले में मार्केट से पैसा उठा ले। तो हमारा जो एग्जांपल है, चलिए हम उस पर आते हैं। मान लीजिए कि कंपनी जो है उसके पास $1000 की इक्विटी है। तो इक्विटी कितनी लगाई? 1 लाख की। मान लीजिए कि उसकी नेट इनकम 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 रुपये कितने पे कमाए? 1 लाख पे। तो 10,000 कमाए, ROE निकाल रहा हूँ, डिवाइड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 10% रिटर्न ऑन इक्विटी है इसकी। नीचे आएगा अभी, ये आ गया। मान लीजिए कि कंपनी के शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1 लाख हैं, तो इक्विटी ये है और इतने शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो बुक वैल्यू कितनी हुई पर शेयर? बुक वैल्यू हुई 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 1। तो बुक वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये आ गया बुक वैल्यू पर शेयर। उसके बाद मान लीजिए कि करंट प्राइस, जो मार्केट पे करंट मार्केट प्राइस है जो शेयर का
एक्सचेंज पे वो मान लीजिए कि कंपनी का शेयर $1 में ट्रेड हो रहा है, तो फिर ईपीएस निकाला। ईपीएस कैसे निकालेंगे? ईपीएस ऐसे निकालेंगे कि टोटल अर्निंग्स 10,000 ये डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, आया 0.1, तो ये हो गया हमारा ईपीएस 0.1। अब हम पी निकालेंगे, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाई ईपीएस। तो करंट मार्केट प्राइस शेयर कितना है? $1 यहाँ से ये, और ईपीएस कितना है? 0.1, तो आ गया 10। तो यहाँ पे पी हमारा आ गया 10। पीबी कैसे निकालेंगे? पीबी इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस शेयर का 1 डिवाइड बाई बुक वैल्यू 1 इज 1, तो ये 1 हो गया। तो ये मैंने शॉर्ट में कर दिया खटाखट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार रिवर्स करके देख सकते हैं कि ये सारा डेटा जो हमने कैलकुलेट किया दी हुई जानकारी से वो ऐसे ऐसे है। नेक्स्ट, मान लीजिए कंपनी अब 15,000 नए शेयर इशू करना चाहती है। पहले उसे कितने थे? 1 लाख। अब कितने इशू करेगी? 15,000। टोटल कितने हो जाएंगे? 1.15 लाख। ये इतने शेयर कंपनी के आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि कंपनी रेज करने के लिए मनी अपना नया वेंचर करना चाहती है, नई मशीन लगाना चाहती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, कुछ कुछ केपेक्स करना चाहती है, उसके लिए उसको 15,000 उसने न्यू शेयर इशू किए। मान लीजिए कि मार्केट प्राइस चूँकि शेयर का कितना था? $1, 15,000 शेयर वो और इशू करेगी, तो टोटल कितना पैसा आ जाएगा? $15,000। ये नया पैसा कंपनी के पास आ जाएगा। हालांकि ये आर्ग्यूएबल है क्योंकि मार्केट का जो उसका शेयर का प्राइस है वो घड़ी घड़ी बदल रहा है, बट फिर भी 15,000 शेयर इशू करके कंपनी को जो इक्विटी मिलेगी नई वो होगी $15,000। अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये जो नया इक्विटी डायल्यूशन किया हमने और पैसे उठाए मार्केट से, क्या वो एक लोन की तरह है? और अगर हैं तो हम कितना ब्याज दे रहे हैं? किस इंटरेस्ट पर ब्याज देने, किस इंटरेस्ट पर के ब्याज पर, किस परसेंट के ब्याज पर वो जो हमने लिया है वो लोन उस लोन के बराबर है? मतलब हमारा इक्विटी डायल्यूशन कैसे लोन के बराबर है? तो लेट्स एस्टिमेट द इंटरेस्ट रेट ऑन द 15,000 लोन। एक तरह से हमने मार्केट से 15,000 का लोन लिया इक्विटी जारी करके। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट कितना हमको पड़ेगा। तो पहले कंपनी के कितने शेयर थे? 1 लाख थे, सबको पता है। अर्निंग्स कितनी थी? 10,000 थी, ये भी पता है। अभी नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 1 लाख से 1,15,000 हो गए। तो अब ओरिजिनल ओनर्स जो हैं वो केवल 86% ओन करते हैं। कैसे 86% ओन करते हैं? ऐसे 86% ओन करते हैं कि जैसे मान लीजिए, सब क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए क्या पहले हमारे पास 100 था, अगर जितने भी शेयर थे उसके 100% ओनरशिप हमारी थी। अब जिसके पास 100 था वो 115 में डिवाइड हो गया, तो आ गया 86.9%। यही चीज़ जो लिखी हुई है कि 86.96% ही रह गया। जो जिसके पास जैसे वो पाई वाली बात थी, तो आपका पाई जो है आपका साइज आपका डाइल्यूट करने से छोटा हो गया। तो जिसका 100 था जो टोटल, वो उसका 86.96 हो गया। तो इस लिहाज से अगर 10,000 रुपीज़ कंपनी अर्न करती थी प्रॉफिट, पीछे देखिए, नेट इनकम कंपनी की कितनी थी? $10,000 पर ईयर। तो अब हमको 10,000 पे हमारा हक नहीं रह गया क्योंकि हमारी इक्विटी डाइल्यूट इतनी हो गई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा हक अब इतने पर रह गया 8696। तो हमें लॉस कितना हुआ? मतलब हमने फोरगो कितना किया? हमको पहले 10,000 मिलता था, हमको 8696 मिलेगा। अब दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो आएगा तो 1304। यानी कि हमने इतना फोरगो किया, इतना प्रॉफिट हमारा चला गया किसके बदले में? 15,000 की कैपिटल रेज करने के बदले में। तो कितना परसेंट हमने इंटरेस्ट दिया एनुअली? हमने 1,304 रुपये फोरगो किए। कितने की कैपिटल के लिए? 15,000 की कैपिटल के लिए इंटू 100, यानी कि 8.7% का 8.7% इंटरेस्ट पर लोन मिला है हमें। इस एग्जाम्पल में 8.67 मतलब वही 8.7% का लोन मिला है ऑन परपेचुइटी। तो अगर कंपनी लोन ना लेकर इक्विटी डाइल्यूट करती है 15,000
शेयर्स की, और हर शेयर पे $1 मिलता है, $15,000 मिलते हैं टोटल कंपनी को, और कंपनी की ROE 10% है, तो कंपनी अपने $1,304 फोरगो करती है, और उस लिहाज से ये उस लोन के बराबर है जिस पर उसे 8.7% का परपेचुटी में लोन देना पड़े। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सवाल ये है कि फिर क्या कोई फ़ायदा भी है, मतलब वेदर इट इज़ गुड और बैड टू गो फॉर इक्विटी डाइल्यूशन। अगर ये बैड है तो वाई डू कंपनीज डू इट। तो देखिए, ये बुरा इसलिए नहीं है और उस सिनेरियो में नहीं है अगर कंपनी की ROE अच्छी है। अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है तो जो हमने $15,000 लिए हैं उसको हम इन्वेस्ट करेंगे, और कंपनी इन्वेस्ट करके उससे अच्छा रिटर्न जनरेट करेगी। और जो हमको 1,304 का लॉस हुआ था, जो हमने फोरगो किया था, मान लीजिए हमको उससे ज़्यादा मिल जाए, हमको मान लीजिए कि 2,000 मिल जाए इस वाले इससे, हालांकि 1,500 लगा के, 1,500 नहीं, 15,000 लगा के 2,000 निकालना बड़ी बात है, मतलब कि वो ठीक देख लेंगे हम लोग। बट अगर हम ये करेंगे 1,304 से ज़्यादा मिल जाए अपने को इस कैपिटल से, जो नई कैपिटल आई है, तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। तो हम उसी ब्रेक इवन पे आते हैं। Although the previous shareholders have reduced their share of the company, they have also raised money to invest into new assets. भले हमारा हिस्सेदारी कम हो गई हो, मिल्कियत कम हो गई हो पर शेयर, लेकिन हम नए एसेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है। As a result, let's assume the managers have made a wise decision and purchased new machine with the new funding and it adds to the previous profit. नई मशीनें खरीदी, उससे प्रॉफिट बढ़ गया, जो पहले कितना था 10,000। पहले 10,000 कंपनी की अर्निंग होती थी, अब 15,000 की कैपिटल और आ गई तो नई अर्निंग्स हो जाएंगी। टू प्ले नाइस, हमने मान लिया कि ROE 10% ही है, और हमने चूंकि 15,000 रुपये नए उठाए थे मार्केट से, तो इन 15,000 पे हमें 1,500, 10% हमको एनुअली मिल रहा है। तो पहले हमें कितना प्रॉफिट हो रहा था 10K, अब कितना हो रहा है 10K प्लस 1.5K, मतलब 11,500। तो इफ़ यू रिमेंबर द ओरिजिनल ओनर्स की जो था वो 10,000 मिलता था हमने, और आफ्टर द इशू ऑफ स्टॉक द हमारी जो ओरिजिनल इक्विटी थी वो 86.96% रह गई थी, ये वाली हमारी हिस्सेदारी कम हो गई थी, ये वाली 86.96 रह गई थी। Although there is a decrease in equity occurred, the company was able to increase the earnings capacity due to new asset that was purchased. हाँ, नए एसेट किए तो अर्निंग बढ़ गई, ईयर लेटर उसकी 11,500 हो गई। ये भी हमने कैलकुलेट किया था ये, क्योंकि ROE 10% है। एज अ रिजल्ट आफ्टर ए ईयर द प्रीवियस ओनर्स रिक्यूपरेटेड ओरिजिनल अर्निंग्स। ये कह रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे पहुंच गए। कैसे, इन्होंने कैसे निकाला, जो नई अर्निंग्स आई 11,500 ये वाली अर्निंग्स, उसको घटी हुई शेयर होल्डिंग से मल्टीप्लाई किया तो देखा तो 10,000 ही आ गया। और ये तो वही है प्रॉफिट जो पहले होता था बिना इक्विटी डाइल्यूट किए हुए। ये इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को इक्विटी डाइल्यूट करने से कोई नुकसान नहीं हुआ, और अगर ROE 10 के बजाय 11% हो जाए तो फायदा हो जाएगा। तो ये रोल होता है ROE का, ठीक है। तो इस केस में ब्रेक इवन वाला ही एग्जांपल बन गया, जहां जो नई अर्निंग्स थी उसको घटी हुई न्यू अर्निंग्स इनटू डाइल्यूटेड शेयर होल्डिंग इज इक्वल टू, मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ओल्ड अर्निंग्स। यहाँ पे तो इक्वल ही हो गया। वही बात पे आते हैं हम अर्निंग ब्रेक इवन को कैलकुलेट करने के लिए। ब्रेक इवन क्या होगा, न्यू टोटल अर्निंग्स 11,500 इनटू reduced weightage of the equity after dilution, that means 86% जो reduced equity थी, that should be greater than or equal to original earnings, that is 10,000। अगर ये फॉर्मूला होल्ड कर जाएगा तो यहाँ से हम निकाल लेंगे न्यू टोटल अर्निंग्स क्या होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया कि न्यू टोटल अर्निंग्स अगर इतनी हो जाए कैलकुलेट करने पे तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। अगर इससे जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना हमारा फ़ायदा होता जाएगा। अब इसमें प्रोबेबल सिनेरियोज देख लीजिए। ये वाला है जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया कि $15,000 उसने रेज किया है, और उस ये दैट वाज इक्वल टू कि वो 8.7% का लोन ले ले।
अब इसमें देखने वाली बात यह है कि 15 के शेयर्स उसको डाइल्यूट करने थे, बेचने थे, इशू करने थे नए, तो शेयर तो इतना ही है, या तो शेयर बढ़ाएं घटाएं, लेकिन इस एग्जांपल में हमने शेयर मान लीजिए कि 15,000 ही हमें इशू करने हैं, तो हम जितने महंगे में उस शेयर को बेचेंगे उतना हमारा लोन सस्ता होता जाएगा। जैसे 15,000 में अगर हमने बेचा 1 रुपये का एक शेयर, तो देखिए हमको लोन इतने का पड़ा, लेकिन अगर हम 25,000 में बेचते इसी को, अपने इसी 15,000 शेयर्स को अगर हम $25,000 में बेचते तो हमें ये लोन बहुत सस्ता पड़ता। ये ऐसा होता कि हम 5% के लोन पे पैसा उठा रहे हैं, और हम जितने कम में बेचते, जितने कम में हम इक्विटी डाइल्यूट करते, उतना ही महंगा लोन हमें पड़ता। इसीलिए वो कंपनियां अच्छी मानी जाती हैं जो अपनी इक्विटी डाइल्यूट करते समय जिनका वैल्यूएशन हाई होता है। आई रिपीट, कंपनी वो अच्छी है जो इक्विटी अपनी तब डाइल्यूट करे जब उसका वैल्यूएशन हाई है। वैल्यूएशन हाई तब होता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। जो कंपनी ख़राब परफॉर्म कर रही है, जिसकी अर्निंग्स नहीं आ रही हैं, जिसका कोई रिटर्न नहीं बन रहा है, जिसका शेयर मार्केट में पिट रहा है, अगर वो डाइल्यूशन करेगी तो उसको इस तरह का लोन मिलेगा, क्योंकि उसका शेयर जो है, क्योंकि जो उसका 15,000 का शेयर है उसको वो कम पैसे बिगेट करेगा, कम पैसे ला पाएगा। और अगर उसका शेयर मार्केट में अच्छी वैल्यू रखता है, उसकी साख है, तो वो ज़्यादा पैसे ला पाएगा। तो जब शेयर पैसे ज़्यादा लाएगा, कम पैसे शेयर इशू करके ज़्यादा पैसे आएंगे, तो हमें ब्याज कम पड़ेगा। हम ऐसा लगेगा कि हम ऐसा लोन ले रहे हैं कि हमें ब्याज। और भी हम एग्जांपल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में बजाज फाइनेंस के QIP में, और आप उसमें देखेंगे कि बजाज फाइनेंस को 2% से भी कम पड़ रहा है। हम पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे और उसमें आएगा कि बजाज फाइनेंस को ऐसा लोन मिल रहा है जिसमें उसको 2% से भी कम पे करना है। और वो हाई रेट पे, चूँकि वो कंज्यूमर लोन करता है, तो 10, 11, 12% पे उसको आराम से अपने कस्टमर्स को लोन दे सकता है। तो उसका बीच का स्प्रेड देखिए 7, 8, 9, 10% जो भी है। तो ये बात हमको यहाँ से इस टेबल से समझ में आती है कि ये ब्रेक इवन है 15,000 वाला, और जितने महंगे में अपना इक्विटी डाइल्यूशन करेगा, वो जितने महंगे वैल्यूएशन पे इक्विटी डाइल्यूशन करती है कंपनी, उसको उतना सस्ता लोन पड़ता है, इक्विटी उतनी सस्ती पड़ती है। और जो ख़राब वैल्यूएशन पे, कम वैल्यूएशन पे अपने इक्विटी को डाइल्यूट करती है, उसको लोन महंगा पड़ता है। लास्ट वाला टेबल है ये, इसको और देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल था ये 50,000 वाला, और रिटर्न रेट है जिसपे ये ROE है। तो ROE हमारी 10% थी, तो 10% वाला लाइन हमने यहाँ से बनाया, और 15,000 हमको मिले अपने 15,000 शेयर इशू करने से। दोनों ने यहाँ पे क्रॉस किया, यानी हमको ब्याज, ऐसा लोन मिला जिसपे हमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर हम 15,000 के बजाय कम में करते, मान लीजिए कि 10,000 में ही बेच देते, तो हमें 4.3% का लोन मिलता। अगर हमको 5,000 रुपये ही मिलते तो हमें उससे और महंगा पड़ता। अगर हम ज़्यादा पैसे इकट्ठे करते, 20,000 या 25,000 अपने इसके नए शेयर्स के थ्रू, तो ये माइनस का मतलब है कि बेसिकली हमें फ़ायदा हो रहा होता। माइनस का मतलब है, ये लिखा भी है नीचे, द नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स इज द टेबल रिप्रेजेंट द परपेचुटी प्रॉफिट दैट विल बी मेड ऑन द स्टॉक इफ द एग्जाम्पल। तो कुल मिला के बात ये है कि जो प्लस वाला है उसको लेके चलना है कि इतना हमको ब्याज पे देना पड़ता, और अगर माइनस वाला है तो हमको इतना उस ब्याज को, उस QIP को करने से, नए शेयर्स को इशू करने से एक्चुअली हमको इतना फ़ायदा होता है, इतना हमें मिलता, इसलिए इसको माइनस से प्रदर्शित किया गया है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि 15,000 शेयर्स 25,000 में बिक जाएं, मतलब ये वाली लाइन, और उसकी ROE 14% हो, मतलब मैक्सिमम जो भी हो, ये वाली लाइन। तो इस तरह से 17% का इसमें फ़ायदा होगा। देना नहीं पड़ेगा, इस पूरी एक्सरसाइज के बाद हमको फ़ायदा होगा। दो चीज़ें हैं, इक्विटी डाइल्यूट करने से हमको लोन के कारण कुछ ब्याज देना पड़ा, तो हमारे प्रॉफिट्स कुछ फोरगो हुए, जैसे पिछले एग्जाम्पल में 1304 हो रहे थे, और जो नया पैसा आया उससे एसेट से हमको कुछ फ़ायदे हुए। तो इसका नेट क्या आया, इसका नेट अगर आप देखेंगे, इसका नेट देखेंगे तो जो ये वाला ट्रायंगल है, इसमें फ़ायदा है ऊपर, ये इसमें फ़ायदा है, और ये वाला देखेंगे तो इसमें लॉस है। तो बेसिकली ऊपर वाला क्या है,
ऊपर वाला है हाई आरओई, ऊपर वाला क्या है, हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो हाई आरओई और हाई वैल्यूएशन पे हमने QIP लाया, मतलब शेयर इशू किया, और हमारा आरओई भी 4 की बजाय इधर 14 की तरफ हाई की तरफ था। जब दोनों हाई साइड में होंगे तो ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला ट्रायंगल बनेगा। और जब दोनों लोअर साइड में होंगे कि आरओई भी कम है, 4% है या 6% है, मतलब आरओई कम है और पैसा भी हमें कम वैल्यूएशन पे हम उसको रेज कर पा रहे हैं 5,000 पे या 10,000 पे, तो ये वाला आएगा। तो फेवरेबल सिचुएशन क्या हुई, फेवरेबल सिचुएशन ये हुई कि वैल्यूएशन शुड बी हाई, वैल्यूएशन शुड बी हाई। कंपनी जब QIP ला रही है, जब शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी के वैल्यूएशन, शेयर का वैल्यूएशन हाई होना चाहिए, PB रेशियो हाई होना चाहिए। दूसरा ROE शुड बी हाई। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट आउट होती हैं कि जब वो अपने नए शेयर इशू कर रही है तो कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन हाई है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री एंड पीयर्स रिलेटिवली, और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है, अगर ये दोनों हैं तो आप थंब रूल समझ लीजिए कि कंपनी को QIP लाने से रिटेल इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आज का ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने काफ़ी मेहनत से इस सेशन को बनाया है और इस तरह की जानकारी, यूट्यूबर्स सारे बैठे हुए हैं आजकल जो बाई और सेल की रिकमेंडेशन देते हैं कि ये मल्टीबैगर खरीद लीजिए और पैसा इतने गुना कर लीजिए। मतलब एक दिन में 4 वीडियो डालते हैं और हर वीडियो में 4 मल्टीबैगर होते हैं, तो 16 मल्टीबैगर रोज बताते हैं। तो अपना वो काम नहीं है, अपने को मल्टीबैगर नहीं बताना, ना कोई बाई सेल रिकमेंडेशन है। लेकिन जो मछली पकड़ना सिखा देता है तो सामने वाला अपने आप मछली पकड़ता रहता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जितना आप इसको शेयर करेंगे उतनी हमारे चैनल की रीच बढ़ती है। और देखिए, देयर आर नो फ्री लंचेस। कोई भी बंदा काम कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, तो उसका अपना भी इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट होना भी चाहिए। तो ये चैनल अगर चलेगा तो एक पैसिव इनकम के रूप में सामने वाले की भी एक इनकम जनरेट होगी, और वो और अच्छी क्वालिटी के साथ और मेहनत करके और अच्छी बुक्स पढ़ के वीडियोस बना पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और जितने मैक्सिमम नंबर हो सकें इसके सब्सक्राइबर बढ़वाएं, ताकि वीडियो बनाने वाले को मोटिवेशन हो और वो और मेहनत से वीडियोस बना सके। और जो बाई सेल रिकमेंडेशन दे रहे हैं आजकल और जो मिस सेलिंग कर रहे हैं, क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, उनसे बचिए। यही मेरी सलाह है। जो भी काम करे आदमी वो एथिकली करे और हार्डवर्क के साथ करे। तो यही उम्मीद है आपके साथ कि आप इसको सीखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस को, और इससे बहुत सारा फ़ायदा कमाएंगे। थैंक यू सो मच।